हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक द्विवेदी। एंड आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कई सालों के, अगर अपन पेपर्स की बात करें जेईई मेंस, नीट या एडवांस, जब भी कभी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है तो उस पीरियोडिक टेबल में से 60% क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आए हैं तो उस टॉपिक का जो नेम है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब अकेला टॉपिक इस पूरे चैप्टर में 60% की वेटेज रखता है, इसलिए आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं। और ऐसी उम्मीद है कि जब ये टॉपिक खत्म होगा अभी आज, तो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी को लेकर जितने भी डाउट्स हैं आई होप सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ठीक है, अपन देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसमें कुछ 3-4 चीज आई हैं, वो अपन सबसे पहले अपने को उसको याद रखना है कि जो पहले डिफिनेशन का जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो है कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसी भी एटम की जो अपन सेल का डायग्राम बनाते हैं उसमें जो सबसे आखिरी आउटर मोस्ट सेल होती है उस सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और कहां से रिमूव करना है बेटा? इसे करना है फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन क्लियर है। चलिए अब अपन चलते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, अपने को क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से रिमूव करना है। क्लियर है? तो अगर अपन इसे डायग्राम से समझते हैं तो डायग्राम देखिए कुछ ऐसा है। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, आपको पता होता है न्यूक्लियस में बेटा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये उसके बाद सब सेल्स है। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल। क्लियर है? अब आपको पता है कि ये जो सेल होती हैं यहाँ पर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर हो रहा है? अब पॉजिटिव चार्ज एंड इस इलेक्ट्रॉन या किसी भी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? न्यूक्लियस में। एंड निगेटिव चार्ज किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। और जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आते हैं तो आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बट जब ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो इन दोनों में आपस में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से तो अट्रैक्शन होगा, बट इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से क्या होने लगेगा? रिपल्सन। ये चीज क्लियर है? अब अपने को मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या करना है? रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। इसे रिमूव करने पर जो एनर्जी अपन इसे देंगे उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चीज क्लियर हो रही है? अगर इसे अपन रिप्रेजेंट करें किसी एटम के फॉर्म में या किसी, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं अपने पास Na सॉलिड है। अच्छा, सॉलिड क्यों लिखा है? क्योंकि जो सोडियम होता है वो सॉलिड फेज में होता है। ठीक है, तो देखो एक तरीका क्या है कि Na सॉलिड से अपन ने क्या करा बेटा? सीधे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज आ गया पॉजिटिव, एंड साथ में बैलेंसिंग के लिए क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? दूसरा तरीका ये है कि अपन Na सॉलिड से पहले कहाँ जाए बेटा? Na गैस में, और Na गैस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो बने Na++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए दो प्रोसेस हैं। जो पहला प्रोसेस है वो ये वाला है,
ठीक है। एंड जो आपका सेकेंड प्रोसेस है वो आपका ये वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों बॉक्स में से आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस कौन सा है, अपन ये कैसे पता करेंगे। अब चलते हैं वापस अपन डेफिनेशन में। देखिए डेफिनेशन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, होगी, देख लेंगे कौन सी है, विच इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन सा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद है फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। तो आपको आइसोलेटेड का मतलब पता है क्या, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल, अकेला, ठीक है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रल मतलब होता है विदाउट चार्ज, ठीक है। और गैस एटम का मतलब क्या होता है, कौन से फेज में, गैस फेज में। अब आप देखो क्या ये गैस फेज में है, इसका मतलब सॉलिड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, क्लियर हो रहा है। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस कौन सा होगा, ये वाला, क्लियर हो रहा है, क्योंकि जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता होगा कि जब भी कभी सॉलिड से गैस फेज में जाते हैं तो इस समय जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, या इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर अपन इस डेल्टा एच की बात करें तो इस डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस इस वाले प्रोसेस क्या बोल रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्लियर हो रहा है। तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं बोले, फर्स्ट रीजन ये है, ये कौन से फेज में है बेटा, सॉलिड फेज में। सेकेंड रीजन क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, बट ये मिनिमम अमाउंट नहीं हो रहा है, ये देखो आप, ये तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो रहा है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये चीज क्लियर हो रही है। तो ये हुआ आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म आता है या नया टॉपिक बोल लो, इसी के अंदर है, जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली इसी से आता है, कंपैरिजन कराने के लिए, ठीक है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी एटम से गैस फेज में एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, ध्यान है एक बार में अपने को एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये चीज क्लियर हो रही है। एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लेते हैं अपने पास कैल्शियम है, क्लियर हो रहा है। अच्छा इस कैल्शियम गैस फेज में अपन अंदर स्टोर मान के चलना है, ठीक है। तो इससे जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने वापस से Ca प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पे आ गया प्लस का 2 चार्ज और यहाँ पर फिर आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो पहला वाला प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी वन। वन क्यों बोला गया, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला है। अच्छा अब अपन अगर बात करें इस वाले प्रोसेस की, Ca प्लस से ये वाला जो प्रोसेस है आपका, इस प्रोसेस को बोला जाएगा IE2, क्यों, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला है। अच्छा क्या IE2 इसको नहीं बोल सकते डायरेक्टली, Ca से Ca प्लस 2 कर दो प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप देखो, अगर अपन इस वाले को इक्वेशन 1 मान लें और इस वाले को इक्वेशन 2 मान लें तो आप चेक करिए कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो Ca से Ca प्लस टू इलेक्ट्रॉन बनेगा। इसका मतलब अगर इस वाले प्रोसेस की बात करें, इस प्रोसेस को अगर अपन x मान लें तो जो x की वैल्यू आने वाली है वो आएगी बेटा IE1 प्लस IE2। चीज क्लियर हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका IE1 और IE2 निकाला, ठीक है। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो IE3 हो जाएगा। अब जो सक्सेसिव एनर्जी का टर्म है इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब है कि अब इनमें कंपैरिजन कराना है कि IE1 बड़ा होगा या IE2 और IE3, बेसिकली IE3 IE2 IE1 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, अपने को ये कंपैरिजन कराना है। तो इसका कंपैरिजन अपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन अब कंपैरिजन करा लेते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो देखिए अगर अपन बात करें, अपन एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा,
यही वाला ले लेते हैं। अपने पास क्या है बेटा, एक Ca है, ठीक, कैल्शियम। अपन ने क्या करा, गैस फेज में है, ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन ने क्या करा बेटा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोला गया बेटा, IE1। क्लियर है। फिर अपन ने क्या करा, Ca+ से वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को क्या बोले बेटा, IE2। एंड Ca2 से फिर से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको क्या बोले बेटा, IE3। क्लियर है। अब अपने को ये बताना है कि इन तीनों में से IE3, IE2 एंड IE1 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जाम में ऐसा हुआ है कि ऐसे 3 प्रोसेस दे दिए और साथ में यहाँ पर एनर्जी लिख दी है कि 500 जूल, 600, 700। अब अपने को बताने है कि सिस्टम एनर्जी किसकी होगी, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो अब अपन बात करें इस कंपेरिजन में, तो इसका कंपेरिजन कैसे करना है। तब एक सिंपल सी बात, एक चीज समझिए, अपन इसके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो सबसे पहले अपन इसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में कि देखो Ca है, ये Ca+ है, ये Ca+2 है एंड ये Ca+3 है। ये रहे इलेक्ट्रॉन और ये रहे प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम में अगर कोई चार्ज नहीं है तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन की बात करें, दोनों क्या होंगे, सेम। सेम मतलब एटॉमिक नंबर उसका जो होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसका मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड 20 प्रोटॉन हो गए। क्लियर है। अच्छा, चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा। जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा तो इसमें 19 बचे, बस प्रोटॉन 20 रहेंगे। यहाँ पर 2 रिमूव हुए तो 18 बचे, यहाँ पर 3 रिमूव हुए तो 17 बचे। क्लियर हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपन ने क्यों लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि देखो ये रहा अपने पास न्यूक्लियस, ये रहा उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लेते हैं ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया कि देखो अभी जो बताए थे, इस पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये क्या है बेटा, ये है अट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। एंड इस इलेक्ट्रॉन एंड इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये है, ये क्या है बेटा, रिपल्सन। क्लियर हो रहा है। अब आप देखो, जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो क्या अपने पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो घटे, कम हुए। जब इलेक्ट्रॉन कम हुए तो क्या रिपल्सन कम हुआ होगा, क्यों, क्योंकि इसको जो अट्रैक्शन पावर थी वो ज्यादा हो गई। क्लियर हो रहा है। अट्रैक्शन पावर जब ज्यादा हुई और रिपल्सन पावर क्या होती गई, कम होती गई। अब आप देखो, अगर किसी की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होंगे कम, जब इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे तो पॉजिटिव को अपनी तरफ, जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उस खींचने की पावर स्ट्रांग होगी। और जैसे जैसे पावर स्ट्रांग होगी, क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही टफ होगा। सीधी सी बात है, जितनी जितनी हाई सिक्योरिटी होगी या जितना अच्छे से उसकी बॉन्डिंग होगी, उसे ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। क्लियर है। इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्या एनर्जी अपने को ज्यादा देनी पड़ेगी उसे रिमूव करने के लिए। इसका मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी होने वाली है वो एनर्जी किसकी होने वाली है, IE3, देन IE2, देन IE1। अगर अपन इसका ऑर्डर की बात करें तो IE3 इज ग्रेटर देन IE2 एंड IE2 इज ग्रेटर देन IE1। क्लियर हो रहा है। ये हमेशा वो मतलब वैलिड रहेगा कि जो IE3 होगा वो IE2 से ज्यादा होगा, IE2 IE1 से ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर हो रहा है। अच्छा, एनर्जी, अब एनर्जी की बात हुई कि एनर्जी देनी पड़ी, तो एनर्जी के 2 फॉर्म होते हैं। ये चीज आपको पता है, थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया होगा कि एनर्जी के 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उस प्रोसेस को आपको क्या बोला जाता है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो रहा है। अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि एनर्जी अपने को देनी है किसी आउटर सोर्स से, अपने कोई एक्सटर्नल सोर्स से उस
जो चीज करनी है अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी दी जाती है, तो एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर हो रहा। और एक्सो में एनर्जी देनी नहीं पड़ती, एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिलीज। इसका मतलब ये आ भी सकता है कि जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एंड जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी। भाई अट्रैक्शन ज्यादा है ना, और अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब एक लाइन लिख लीजिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को निकालने पर एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है। ये चीज क्लियर हो रहा है। कम ज्यादा हो सकता है बट एनर्जी तो देनी है। क्लियर हो रहा है, तो नोट करिए आप लोग। तो बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये पढ़ लिया, और उसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब उसके बाद अपना ये आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है, फैक्टर्स का मतलब वो है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से रूल हैं जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है। तो इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है बेटा जब सबसे फर्स्ट फैक्टर इफेक्ट डालता है वो है आपका साइज। क्या है आपका, साइज। अच्छा, साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी से लिंक क्या है। अब एक नॉर्मल सी चीज समझते हैं कि मान लेते हैं अपन यहाँ पर, ये क्या है बेटा आपका न्यूक्लियस, जैसा कि अपन ने पहले ही बात करा था। ठीक है, और ये रही आपकी सेल। ठीक है, अब जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो क्या नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होती हैं। क्यों। अब एक चीज बताओ आप, अगर अपन बात करें, हाँ लीना के रब से फरियाद शायद आपको बताया गया होगा। तो ये देखिए लिथियम है, ये है सोडियम। अगर लिथियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये क्या आता है बेटा, ये आता है आपका 1s2 2s1। इसका करोगे तो ये आएगा लास्ट में 3s1। तो देखो ये 2 है ये 3 है, क्या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो क्या साइज इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो क्या न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है क्या वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो अट्रैक्शन पावर क्या हो जाता है, कम। और अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी या उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने पर जो एनर्जी चाहिए वो तो कम चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन कम है ना, उसे ब्रेक करना आसान है। इसका मतलब साइज का क्या मतलब हुआ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, साइज। इसका मतलब जिसका साइज छोटा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। जब साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। ये चीज क्लियर है। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज, जो कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की। ये शायद आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, एन। एन का मतलब होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बेसिकली सब फैक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक ही है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जो एन की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि समझने के लिए ये 3s है, ये 4s है। ठीक है, 3s के पहले 2p आता है, इसके पहले 3p आता है। तो बोला गया इस जगह पर बताओ n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब बेसिकली जो सबसे लास्ट में जिस ऑर्बिटल में या जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाएगा वो होती है n की वैल्यू। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर n की वैल्यू क्या है, डिफर कर रही है। डिफर मतलब इसके दो केस हैं। केस 1, इफ n इज इक्वल्स टू सेम, एंड केस 2 इफ n इज इक्वल्स टू डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट का मतलब है कि n की वैल्यू 3 हो, 4 हो, 5 हो, एंड जो पहला रूल है उसमें n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले केस 2 की। क्लियर है, अगर n की वैल्यू डिफरेंट है तो डिफरेंट का मतलब क्या है
कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगी, इंक्रीज, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और जब साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अपन ऑलरेडी डिस्कस किए। तो इसका मतलब केस 2 में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर n की वैल्यू सेम है तब। n की वैल्यू सेम का मतलब क्या है कि n की वैल्यू मान लेते हैं 3 आ गई और सेकंड एलिमेंट है, दोनों पे 3 है, क्लियर है। ऐसा कोई मान लीजिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, तो उसके कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए। अब कैसे चेक करेंगे कि n तो सेम है, अब अपन चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से, ठीक है। अगर इफ n की वैल्यू आपकी सेम आएगी तो जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ज्यादा होंगे वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब अगर m से सेम होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देन मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर ज्यादा उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। क्लियर हो रहा है। एंड जो अपना थर्ड फैक्टर है वो है आपका स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी को बोलो या इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी का लेना देना क्या है, स्टेबिलिटी से मतलब है कि आपको शायद पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की। पहली होगी हाफ फील्ड एंड दूसरी होगी फुली फील्ड, ठीक है। अच्छा, हाफ फील्ड का क्या मतलब है, हाफ फील्ड का मतलब है जैसे कि एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो हाफ कब होगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और फुल्ली फिल्ड कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6। तो हाफ फील्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एंड टोटल जब 6 के 6 फिल होंगे तो उसे बोलेंगे फुल्ली फिल्ड। तो अपन लिख लेते हैं हाफ फील्ड कौन कौन से हुआ बेटा, S1, P3, D5 एंड F7। F को अपन काउंट नहीं करते हैं जनरली क्योंकि F का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही डिफ्यूज होता है, ठीक है। लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ मतलब पत्तियां, समझ गए। और जो फुल्ली फील्ड है वो होता है S2, P6, D10 एंड F14। ये तो हो गई स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब ये है, इसे अपन समझते हैं एक एग्जांपल से क्योंकि एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अपने पास है एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, आपको कंपैरिजन कराना है कि बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो। तो देखो अगर अपन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p4 एंड नाइट्रोजन का हो जाएगा 2s2 2p3। अब आप देखो अगर P4 एंड P3 में कंपैरिजन कराएंगे तो हाफ फील्ड स्टेबल कौन सा हो रहा है बेटा, हाफ फील्ड स्टेबल है P3। अच्छा, P4 क्या स्टेबल है, नहीं है। ये P4 क्या चाहता है, अगर P4 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या ये P3 बन जाएगा, ठीक है। और इस P3 से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये P2 बन जाएगा। अब आप एक बात बताओ, कौन स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल तो P4 होना चाहेगा, क्यों, क्योंकि तो अनस्टेबल है। और जो खुद से स्टेबल होना चाह रहा है उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी सॉरी। और ये P3 है, P3 अपने आप से इलेक्ट्रॉन निकालेगा जो कि ऑलरेडी स्टेबल है, और जब वो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। इसे क्लियर हो रहा है। तो यही ऑर्डर है अपना हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड का। क्लियर हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद अपन इसे एक शॉर्ट ट्रिक करके लिखा देंगे तो आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना अगला फैक्टर आता है, अगला फैक्टर है आपका पेनेट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनेट्रेशन इफेक्ट, इसे अपन सबसेल इफेक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इस इफेक्ट का क्या मतलब है, इस इफेक्ट का मतलब ये है कि एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल होते हैं ये कौन से सबसेल न्यूक्लियस को कितना अच्छे से शील्ड कर रखा है। अगर वो अच्छे से शील्ड कर रखा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं एसपीडीएफ के। तो एस पी डी एंड एफ। तो जो एफ का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल शेप का। क्लियर हो रहा है। एंड जो पी का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डम्बल शेप का, ये तो ऐसा होगा।
या अपन ऐसा ही बनाते हैं। एंड जो डी का शेप होता है वो कैसा होता है बेटा, वो तो आपका डबल डम्बल होता है। एंड एफ का स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक होता है, बहुत बेकार सा होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसकी अपने को जरूरत नहीं पड़ती। अब एक चीज बताओ, अपने पास ये है न्यूक्लियस, क्लियर हो रहा है। अब इस न्यूक्लियस को इनमें से कौन सा ऑर्बिटल अच्छे से शील्ड कर पाएगा, सीधी सी बात है, स्फीयर शेप ही तो कर पाएगा। तो इसका मतलब जो जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा या जिसका स्ट्रक्चर जितना ही मतलब न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर अपन पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है एसपीडीएफ, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एस की ज्यादा, देन पी की, देन एफ, देन डी, देन एफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर इसके बाद बात करें अपना, तो जो आखिरी फैक्टर आता है उस फैक्टर का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे कि अपन क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। पढ़े होगे आप लोग शेल्डिंग इफेक्ट में। अब जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, जेड इफेक्टिव का मतलब ये है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, उतना ही अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा, और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं अपन, अच्छा जब अपन बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो ग्रुप में बात नहीं करते हुए, ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली वो सेम रहता है। तो अपन कब बात करेंगे, पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, कहां पर लिखे हैं इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसे जेड इफेक्टिव जो बोलते हैं, वो इंक्रीज होता है अलोंग दी पीरियड, क्लियर हो रहा है। जब जब ये इंक्रीज होगा तो इसका मतलब बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी अलोंग द पीरियड। बट एक्सेप्शन आता है क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से, उसकी अपन ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये है आपके फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, ठीक है, नोट करिए। अपन देखते हैं फिर ट्रेंड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अभी वैसे कर चुके हैं बट एक बार फिर से कर लेते हैं, कि अगर अपन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रोल होता है। तो ग्रुप की बात करें, वर्टिकल लाइन आपको पता होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सेल क्या होता जाता है, इंक्रीज होती जाती है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज का मतलब एन इंक्रीज। अच्छा अगर एन इंक्रीज होगा, जो कि अभी अपन ने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है तो क्या उसकी जो न्यूक्लियस की एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होती है वो भी इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज होगी तो क्या अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी अट्रैक्शन कम होगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ग्रुप की बात करें तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड इसी सीक्वेंस में अगर अपन पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होता है बेटा, पीरियड में होता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी वही चीज है, इंक्रीज हुआ, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पर जो एनर्जी चाहिए वो हाई देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर पीरियड की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। बट यहाँ पर सम एक्सेप्शन आते हैं तो वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्यों आते हैं बेटा, एक्सेप्शन इसलिए आते हैं स्टेबिलिटी की वजह से, P4 P3 वाली स्टेबिलिटी होती है, P6 स्टेबल होते हैं, तो वो अपन अभी देखते हैं। तो चलिए काम करते हैं, अपन एक बार जो एक्सेप्शन का ऑर्डर है एक पीरियड में वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग, अगर कभी कोई एलिमेंट सेम पीरियड का है, ठीक है, तो अपने को क्या ऑर्डर लगाना है, S1 P1, S2 P2, P4 P3 P5 एंड P6। ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसका मतलब जब भी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए आप, P3 की स्टेबिलिटी P4 से ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर P1 की स्टेबिलिटी S2 से कम हो जाती है, एंड P6 तो आपका हमेशा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ नोबल गैस, क्लियर हो रहा है।
तो ये तो हो गया आपका ग्रुप में और हो गया पीरियड में, ठीक है। अपन बात करते हैं एक बार ब्लॉक्स में। अगर ब्लॉक की बात करें तो देखिए, अगर अपन सबसे पहले देखते हैं एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में क्या होता है, लिथियम, हेलिना की तरफ से फरियाद, तो यहां पर हो गया बेटा क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि इसको कैसे होगा, तो इसका वैसे तो आपको पता है कि आप इसे नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो, बट अपन क्या करते हैं, अगर याद रहे तो ज्यादा अच्छा टाइम बचेगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है, इसका ऑर्डर होता है ऐसे, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। इसका मतलब जो बी होता है वो आपका होता है मैक्सिमम, एंड जो पोटेशियम होता है वो होता है मिनिमम। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इन चारों के लिए ही वैलिड है, क्लियर हो रहा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार पेपर में भी आ चुका है, 13th ग्रुप का, ठीक है। 13th ग्रुप का मतलब होता है बेटा आपका बोरॉन फैमिली, ठीक है। अच्छा, बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, शायद आपको याद होगा, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, आपको बताया गया होगा। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ऊपर से नीचे जाने पर और टॉप से बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब जो ऑर्डर आना चाहिए वो तो कुछ ऐसा आना चाहिए, सॉरी ऐसा आना चाहिए, ठीक है। बट एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि ये जो एल्यूमिनियम होता है ये गैलियम से छोटा हो जाता है, एंड यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में आ गया है, अपन को याद नहीं रहता, तो इसलिए याद रखना है कि जो गैलियम होता है वो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हो जाता है एंड इंडियम से भी ज्यादा हो जाता है, क्लियर हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका 13 ग्रुप। अच्छा, उसे ग्राफ फॉर्म में भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं बोरॉन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो इंडियम होता है ये एल्यूमिनियम से थोड़ा नीचे होता है ना, थोड़ा सा इसमें, तो इसे अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 5 3 2 4, क्लियर हो रहा है। अब एक लास्ट है, वो है अपना डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज। डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, SCTI VI, SCTI VCR, MN, FE, CONI, CUZN वाला, ठीक है। तो अपन उसको लिख लेते हैं एक बार, यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा ही है, SCTI VCR, MN, FE, CUNI, CUZN, ठीक है। नाम नहीं ले रहे, नाम आपको पता होगा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले ना इसको क्या करो, आप नंबरिंग कर लो, याद करने का तरीका, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, और अगर साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। इसका मतलब सब में जो सिंबल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, आना चाहिए, बट फिर वहां पर आ जाता है क्या बेटा, स्टेबिलिटी आती है, क्या आती है, स्टेबिलिटी। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है आपका 267। 267 का मतलब ये है कि वहां पर जो साइन है उसे अपने को रिवर्स कर देना है। तो काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब 6 7 8 9 ऐसे लिख लेते हैं। तो जो सेकंड वाला है तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, इसका सिंबल रिवर्स, फिर 6 है तो 6 में अपने को करना है रिवर्स, एंड लास्ट में क्या है 267, इसको भी करना है अपने को रिवर्स, याद रहेगा। तो ये है आपका कुछ ट्रेंड्स थे कि कैसे कैसे अपने को ट्रेंड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉलो कराना है, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए, ठीक है बेटा। अपना ट्रेंड्स भी खत्म हो गया, अब इसके बाद जो है वो है अपना एप्लीकेशन पार्ट।
जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें बेसिकली अपने को नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक के बारे में बात करना है। तो नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैसे समझते हैं कि इसे आयोनाइजेशन एनर्जी से लिंक कैसे करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार ऐसे लिखते हैं, एक बार ऐसे, ठीक है। बेसिकली आपको याद करा रहे हैं ताकि आपको इजीली याद रहे, ठीक है। अब आप देखिए एक क्या करते हैं, एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कराते हैं, इंक्रीज, और एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या कराते हैं, डिक्रीज, ठीक है। अब एक चीज बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी जब इंक्रीज होगी, जब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ होगा या इजी होगा? क्या होगा वहां पर बेटा? टफ होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है वो क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। एंड जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा वो आपका इजी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? और जब ये टफ है तो अब आप एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना कहाँ पर इजी होता है? इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना मेटल में इजी होता है। कहाँ पर इजी होता है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मेटल आएगा और टफ किस में होता है, नॉन मेटल में। इसका मतलब समझ में आया कि जिसकी जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होगी वो मेटल होगा, जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही होगी वो नॉन मेटल होगा। अब आप बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी कम कहां पर होती है? अगर अपन कम की बात करें तो कम होती है आपकी ग्रुप में एंड इंक्रीज होती है आपकी पीरियड में। इसका मतलब पीरियड जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो इंक्रीज होगा। ये आपको याद भी होगा कि जो एस ब्लॉक होता है वो मेटेलिक होता है, पी ब्लॉक होता है उसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते हैं, एंड डी ब्लॉक होता है वो भी मेटेलिक होता है, एंड जो एफ ब्लॉक होता है वो जनरली रेडियो एक्टिव और मैन मेड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पीरियड में क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। एंड ग्रुप की बात करें तो यहां पर क्या होगा बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा याद रखिएगा, ग्रुप का मतलब आप नोबल गैस मत पहुंच जाएगा। बेसिकली एस ब्लॉक वाले की बात है, एस ब्लॉक और जो पी की स्टार्टिंग वाला। ये चीज क्लियर हो गई कि जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी वो जनरली नॉन मेटल होंगे, जहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी वो जनरली मेटल होंगे। क्लियर हो रहा है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो थ्योरी पार्ट है वो इतना ही है। अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो जनरली पेपर में कई बार आया हुआ है, क्योंकि पेपर में जब भी बेटा क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा I2 या I3 कंपेयर कराता है, IE1 कंपेरिजन नहीं कराता है। बहुत सिंपल सा है जो अपन ने अभी लिया था। अपन लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो 2s2 2p3 होता है, एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 होता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा अब देखिए P3 से जब अपन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या ये P2 बना होगा, ठीक है। अच्छा जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको क्या बोले, IE1। ऐसे P4 से जब P3 जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, IE1। क्लियर हो रहा है? एक और निकालते हैं, P3 से जब अपन ने फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस प्रोसेस को बोले IE2, एंड जब P3 से निकाले तो इसको बोले IE2। क्लियर हो रहा है? फिर एक निकालते हैं P1 से P0। P0 का मतलब क्या हुआ बेटा, 2s2 आ गया एंड 2p0 हो चुका है। क्लियर हो गया? अब इस प्रोसेस को बोले IE, एंड अभी यहाँ पर 2p1 ही है, इसको भी बोले IE3। क्लियर है? अब आप एक चीज बताओ, अगर अपन IE बात करते हैं, पर्टिकुलर IE1 और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये ठीक है। अब आप देखो P3 है, P4 है। अब जब n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम क्या क्यों है, ये देखिए 2 एंड यहाँ पर 2। क्लियर हो रहा है? जब n की वैल्यू सेम है तो अपन क्या चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम एलिमेंट, यहाँ पर अपन स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो P3 P4 में कौन ज्यादा होता है, अभी अभी बताएगा था कौन, P3। इसका मतलब IE1 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है?
अब चलते हैं I2 में। अब देखिए क्या आया, P2 एंड P3। क्लियर हो रहा है? अब P2 एंड P3 में कौन ज्यादा होगा? P2 एंड P3 ज्यादा होगा बेटा आपका P3। तो इसका मतलब I2 की बात नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब बात करते हैं I3 में। अब है P1 P1 P2 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है बेटा? P2 की ज्यादा होती है। इसका मतलब I3 भी आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो? लेकिन जैसे ही I4 की तरफ चले, आगे दिखा नहीं है, I4 वापस से बेटा नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि बेटा P1 है, यहाँ पर 2H2 है और H2P1 में H2 की आई ज्यादा होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे एनर्जी को। अपन नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।